एग्जाम्पल के लिए लॉ का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसको ट्रुथ मान लिया जाए कि भाई ये क्या होगा, ये बाय नेचर ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा हमेशा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी बॉल को आपने दिया, वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। हम हम हमारे पास प्रूफ नहीं है इस बात का वो हमेशा क्यों नीचे गिरती है। अरे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये सब तो बाद में आए थे, गिर तो पहले से रही थी ना नीचे। तो अब न्यूटन ने क्या कि एक बार गिराया, 2 बार गिराया, 10 बार गिराया, 1000 बार गिराया, करोड़ बार गिराया, और हर बार उसने देखा नीचे ही गिर रही है। तो उसने लॉ बना दिया कि हर बॉडी को जब मैं छोड़ूंगा तो वो आपकी अर्थ की तरफ गिरेगी। तो वो लॉ बन गया, उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो जब भी कोई लॉ होता है ना, तो जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो ये मत बोलना कि सर ये कैसे प्रूव कर दिया आपने, जरूरत नहीं प्रूव करने की, क्योंकि ऐसा होता है। अब गॉस लॉ होता क्या, पहली बात तो गॉस लॉ में ये समझने की जरूरत है कि इट इज वैलिड फॉर, इसमें ये बात समझने की जरूरत है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। ये इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको क्लोज सर्फेस बताई थी ना, क्या होती है क्लोज सर्फेस, होती है सरफेस जो चारों तरफ से क्या होती है, बंद होती है। जब भी आप गॉस लॉ लगाने की बात करोगे तो कहाँ पे लगाओगे। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आवाज आ रही है मेरी, साफ नहीं आ रही, जल्दी बताओ। एक बच्चा बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। तो देखो, तो इट इज वैलिड फॉर क्लोज सर्फेस। तो क्लोज सर्फेस पहले, क्लोज सर्फेस का मतलब या तो आपका स्फेयर हो, ठीक है, या आपका सिलेंडर हो, ठीक है, स्फेयर सिलेंडर, या आपका क्यूब हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तब हम बोलते हैं कि आपकी क्लोज सर्फेस होती है। कोई चीज हॉलो हो, जैसे हॉलो हेमिस्फेयर है, तो वो आपको क्लोज नहीं है। जैसे स्क्वायर है, नहीं है, स्क्वायर प्लेट है, डिस्क है, वो सब क्लोज नहीं होते। तो पहली बात तो आपको वहां पे जब भी गॉस की बात आएगी, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उसको गॉस लॉ बोलेंगे। और ऐसी क्लोज सरफेस को एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ऐसी सरफेस जो क्लोज होनी चाहिए और जिसको हम गॉस लॉ में इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको हम खास नाम से पुकारेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। जैसे ही नाम आएगा ना गॉसियन सरफेस, अपने आप समझ जाओगे गॉसियन सरफेस क्या होती है। एक तरह की क्लोज सरफेस होती है। और दूसरी चीज क्या है कि इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ये आप मानते हो, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस या इमेजिनरी क्लोज सरफेस। तो आगे मैं गॉस सरफेस का नाम बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। तो जैसे ही गॉस सरफेस का नाम आएगा, आप अपने आप समझ जाओगे, गॉसियन सरफेस का नाम आएगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि ऐसी इमेजिनरी है, वहां होने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से बनाओगे। एक ऐसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या है इसका मतलब, थोड़ी देर में अपने आप समझ में आ जाएगा। गॉस लॉ होता क्या है वही देखते हैं सीधे। गॉस लॉ क्या होता है, ये होता है आपका ई नेट डी एस इक्वल टू ई नेट ई डी डैश अपॉन क्यू इन बाय एप्सिलॉन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों है इंपॉर्टेंट, अभी आज की क्लास में आपको यही समझाना है मुझे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही समझना। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स का मीनिंग है, इनमें कौन कौन से टर्म क्या क्या है। ठीक है, तो देखो, इसमें आपका एक ई नेट लिखा हुआ है। ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, समझेंगे अभी इस बात को। ठीक है, ये जो डीएस है, ये डीएस क्या है, इट इज सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ कौन किसका सरफेस है, कौन सी सरफेस का, तो आपको लेना है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस है, उसका सरफेस एरिया होगा क्या, ये डीएस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्यू इन क्या है, तो ये क्यू इन होता है आपका ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस इनसाइड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जो आपने सरफेस मानी है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीज क्या लिखी है। बाकी एप्सिलॉन तो आप जानते हो, परमिटिविटी फ्री स्पेस होती है। आप समझ रहे थे क्या समझाना चाह रहा है, इस लॉ से क्या बात बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है, मान लीजिए आपके पास में कोई क्लोज सरफेस है, मान लीजिए कोई रैंडम सी आपके पास में कोई क्लोज सरफेस है। तो ऐसे मैंने कोई भी क्लोज सरफेस बना दी, क्लोज है, 3D टाइप की बॉडी है, क्लोज है। इसके अंदर कुछ चार्ज रखे, मैंने यहाँ पे रख दिया Q1, मैंने रख दिया Q2, और इसको मैंने रख दिया Q3, और यहाँ पे रख दिया मैंने -Q4। ठीक है, और बाहर मैंने मान रख दिया यहाँ पे Q5 रख दिया, यहाँ पे कहीं पे Q6 रख दिया, ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चार्ज दिख गए आपको। एक और लेते हैं, -Q7 ले लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे चार्ज दिख गए आपको। तो ये लॉ क्या बोलता है कि मुझे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, किसकी वजह से, सबकी वजह से, मतलब मुझे अगर ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4
प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7, इन सब की वजह से, और कोई और बचा है तो वो भी, सबको वेक्टरली ऐड करके। अगर मुझे क्या बोल रहा है सवाल में, सवाल में बोल रहा है कि अगर मुझे सबकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और जो क्यू इन कौन सा होता है, लेकिन सुनो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो आपने बनाई है, ये जो आपने सरफेस बनाई, इसको हमने मान लो बोल दिया क्वेश्चन सरफेस। मान लो ये हमारी होगी क्वेश्चन सरफेस। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि आपको क्यू इन किसको लेना है, क्यू इन आपको लेना है सिर्फ उस पार्ट को, क्यू इन लेना है सिर्फ वो वाले चार्जेस जो कि आपके इस गॉसियन सरफेस के अंदर आते हैं। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है, माइनस Q4 आ रहा है, तो आपको Q इन की वैल्यू क्या लेनी होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड माइनस Q4 लेनी होगी। आप Q5 को नहीं लोगे क्योंकि वो बाहर है, Q6 को नहीं लोगे क्योंकि वो बाहर है, और Q7 को नहीं लोगे क्योंकि वो बाहर है। बस इतना समझ जाओ। तो अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला, तो पहली बात, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ई डॉट डी एस या ई नेट डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहली बात तो अब मन में डाउट ये आता है कि सर हम गॉस लॉ को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है। तो इसको एक बार वापस देखते हैं। और एक बच्चों को ये भी डाउट आएगा मन में कि सर ये जो आपने गोला लगा दिया इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर, ये क्या है, ये आपने जो गोला लगा दिया ना यहाँ पे जो गोला लगाया, ये क्या आपने बना दिया, तो सुन लो उसको। कुछ नहीं होता है ये जो गोला होता है ना बच्चों, ये गोले को अगर इंटीग्रेशन साइन के साथ लगा देते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल नेम है। इस उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल नेम है, तुम्हें इससे रियली कोई मतलब नहीं है। तुम अगर गोला याद भी नहीं रखोगे तुम्हारे लिए चल जाएगा काम। गोला सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि मैथमेटिकल साइन होता है, और क्योंकि फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स लिखनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो और कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन सर अगर इंटीग्रेशन करना ही होगा तो फिर हम, तो सवाल बहुत हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि देख रहे हो ये बहुत सवाल हार्ड होंगे अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे। तो हम गॉस लॉ को पढ़ते क्यों हैं? सबसे बड़ा बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर हम गॉस लॉ पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ने का सिर्फ एक कारण है, गॉस लॉ इट इज यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, गॉस लॉ हमेशा किस काम आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गॉस लॉ किस काम आएगा बच्चों, गॉस लॉ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम आएगा। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी ना तो उसके काम आएगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली नहीं क्या, हाँ बिल्कुल निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो याद है एलिमेंट लेके हमने जब वायर लिया था, हमने रिंग ली थी, हमने डिस्क ली थी, तो हमने उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला निकाले थे, लेकिन हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन का यूज किया था। बस गॉस लॉ का यही फायदा है कि आप यहाँ पर निकालोगे तो क्या, यहाँ पर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, लेकिन थोड़ा इजी मेथड से निकालोगे। ठीक है, निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इजी निकालो, कोई एक अलग नए तरीके से निकालोगे, थोड़ा इजी निकालोगे। लेकिन एक और बात हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि गॉस लॉ जो यूज किया जाता है, इट इज जनरली प्रिफर्ड। प्रिफर्ड का मतलब है कि जनरली प्रेफरेंस दी जाती है, प्रिफर्ड फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए जब बात आती है सिमेट्रिकल बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। जब अनसिमेट्रिकल बॉडी आ गई तो क्या हम गॉस लॉ का यूज नहीं करेंगे? आंसर है आप गॉस लॉ का यूज कर सकते हो, लेकिन उससे हार्ड हो जाएगा। तो गॉस लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं? गॉस लॉ बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गॉस लॉ एक इजी तरीका है, गॉस लॉ एक इजी तरीका है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप इंटीग्रेशन का यूज करके और अलग अलग चीजों का यूज करके आप निकाल रहे थे, उनको निकालने का एक आसान तरीका है। प्लस बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ के प्रूफ आते हैं कि यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दिस फॉर्मूला, ऐसे कुछ ना आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो गॉस लॉ कुछ नहीं है, सिंपल सा आपके मन में क्या बैठना चाहिए, गॉस लॉ कुछ नहीं है, गॉस लॉ बस एक तरीका है, एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से निकालते थे, इतने बड़े बड़े तरीके से निकालते थे, उसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है, गॉस लॉ होता है। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि उनके लिए ईजी होता है। एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि अगर इफ ओनली सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल चार्ज है, मतलब एक ही चार्ज है बस, ज्यादा चार्ज नहीं है, तो उस केस में ना ये इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ई डॉट डी एस लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसको ई इंटू एस लिख सकते हो, सिंपल उसको कर सकते हो ई इंटू एस लिख सकते हो। ठीक है, उस केस में
आप जानते हो ई इंटू एस होता क्या है सर? ये तो आपका फ्लक्स होता था, ये तो फ्लक्स होता था। तो क्या मैं इसी चीज को क्या बोलता हूँ? फ्लक्स बोल सकता हूँ। कल को कभी आपसे फ्लक्स निकालने के लिए बोलेगा और सिंगल चार्ज होगा, तो आप इसको फ्लक्स भी मान सकते हो। एक तरह से ये फ्लक्स ही है और कुछ नहीं। फ्लक्स कल पढ़ा था मैंने, ई डॉट डी एस पढ़ा था ना, वो फ्लक्स ही तो है ये। अगर सिंगल चार्ज होगा तो आप इसको ई डॉट डी एस भी बोल सकते हैं। अगर सिंगल चार्ज नहीं होगा तब उस केस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो सवाल आपके आते नहीं है। तो ये इतनी थ्योरी थी। अब हम बढ़ते हैं कि इसमें सवाल किस तरह के आते हैं, बोर्ड में किस तरह के सवाल आते हैं। इसमें बोर्ड में बहुत सवाल आते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और इसमें आपकी IIT नीट में भी सवाल आते हैं, उन सवालों को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला कि भाई ये क्या काम आता है, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम आता है। अब मुझे पहले ये बताओ, सबके सब बच्चे यहाँ बैठे हुए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बता दो मुझे चैट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हर बच्चे को फॉर्मूला बताना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ लोग बहुत शर्माते हैं कमेंट करने से, चैट करने से, उनको बताना है। और जल्दी बताओ। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, मान लीजिए। और लोगों ने आंसर कर, अमन के क्यू बाय आर नहीं होता मन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम निशा जी, अर्शी जी हुआ है आंसर के क्यू बाय आर तो सही है, के क्यू बाय आर ठीक है, बहुत सही है। तो देखो, तो सबका फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा था, प्लीज सही है आपका भी, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका, रितु जी आपको सही, वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा सभी? हाँ ठीक। तो देखो, तो मैंने क्या कहा आपसे कि भाई किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने क्या कहा? गॉस लॉ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। तो क्या मैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकाल सकता हूँ क्या? चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल कैसा, बोर्ड में कैसे होता है? तो होता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस यूजिंग गॉस लॉ, बस ये लिखा जाए साथ में। तो आपको कैसे करना होगा वो समझो। ठीक है, एंड नीट वीट के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो प्रूफ है एक तरह से। सुनो, मैंने बोला एक पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पे। तो जब भी गॉस लॉ से आपको सवाल करना है, याद रखना, पहली बार जो बात बोलने वाला हूँ गोल्डन वर्ड है, क्योंकि इसी को ध्यान रखना होगा आपको आगे के सवाल में। जब भी आपको गॉस लॉ से सवाल को करना है, तो सबसे पहले माइंड में आपका ये आना चाहिए कि मुझे एक गॉसियन सरफेस बनानी है। ठीक, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस कैसी बनानी है? मैंने आपको बता दिया, गॉसियन सरफेस आपके सिलेबस में सिर्फ तीन तरह की हो सकती है। या तो आप स्फीयर बनाओगे, या तो आप सिलेंडर बनाओगे, या फिर आप क्यूब बनाओगे। इसके अलावा कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई और सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो स्फीयर बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे, क्यूब बनाओगे, तीन तुमने इसको बनाते हो। बनाने इस तरह से है कि वो आपके सिमेट्रिकल टाइप की होनी चाहिए, हर जगह से चार्ज के लिए सेम होनी चाहिए। इस तरह बनानी है। जो सारी बातें बोल रहा हूँ, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको लिखना हो अपने मन से बाद में लिख लेना, वरना यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बस। आपको वो गॉसियन सरफेस इस तरह से बनानी है कि वो आपके इस चार्ज को सिमेट्रिकली चारों तरफ से क्लोज कर दे, क्योंकि क्लोज सरफेस होती है गॉसियन सरफेस। हाँ सर, तो सुनो, तो कोई बच्चा बोलता है कि मैं इस पे अगर सिलेंडर बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, और ये सिलेंडर ना थोड़ा सा इसके लिए अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अनसिमेट्रिकल? तो देखो कि सर यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ से डिस्टेंस अलग होगा, सारे डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बैठ रहा है इस पॉइंट चार्ज पे। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हो। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्यूब। तो कोई बोलता है सर इसको क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, क्यूब लेता हूँ, इस तरह से क्यूब होगा। क्यूब के कहीं बीच में रखा है, इसलिए ये भी अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, सारे डिस्टेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, ये वाला, ये डायगोनल वाला डिस्टेंस अलग होगा, ये साइड वाला डिस्टेंस अलग होगा। सिमेट्रिकल नहीं है ये भी इसके लिए, चार्ज के लिए। तो सर अब बचा क्या? मैंने कहा ना ये तीन के बारे में सोचना है, इनके तीनों के अलावा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्या बचा? सर पॉइंट चार्ज ले लिया, इसको तो मैंने बना दिया आपका स्फीयर। अब बच्चा बच्चा बोल सकता है कि जो स्फीयर है वो उसमें सिमेट्रिकल, क्योंकि स्फीयर का रेडियस हर जगह क्या होता है आपका? बराबर होता है। तो देखो, ये नहीं है कि हमेशा स्फीयर ही होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सवाल में कौन सा क्वेश्चन सरफेस यूज करने वाले हो। तो आपने क्या बोला कि सर इस केस में आपका स्फीयर थोड़ा सा सिमेट्रिकल ज्यादा महसूस हो रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर इसको मान लूंगा क्या? अपनी गॉसियन सरफेस। इसको क्या मान लूंगा? अपनी गॉसियन सरफेस मान लूंगा। ठीक है,
अब जनरली तो मैं समझाने के लिए आपको बताया सब कुछ, ठीक है। जनरली आप क्वेश्चन सरफेस को बच्चे हमेशा डैश लाइन से बनाई जाती है। क्वेश्चन सरफेस हमेशा डैश लाइन से बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो रियल नहीं होती, वो इमेजिनरी होती है। वो रियल नहीं है ना, इमेजिनरी। मैंने कहा ना क्वेश्चन सर्विस तो इमेजिनरी, आपने अपने मन से इच्छा से बनाया है। मैंने इसका आर डिस्टेंस का या आर रेडियस का एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्योंकि मुझे आर पे जाकर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, अपने गॉसियन सरफेस बोलता हूँ। कि मेरी क्या तैयार हो गई, ये क्वेश्चन सरफेस तैयार हो गई, ठीक है। आप सुनो, अब मैं आता हूँ आपके गॉस लॉ पर। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ क्या होता है सर? वो होता है इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं अगर इसको गॉस लॉ के यहाँ लगाना चाहता हूँ, तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है, सिंगल सरफेस है। सिंगल चार्ज के केस में क्या मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा के सिंपल ई लिख सकता हूँ, सरफेस। अच्छा, क्या ये आपका स्फेयर है? स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? क्या 4 पाई r² होता है, तो इंटू 4 पाई r²। ये सरफेस एरिया आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता तो प्लीज कहीं से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। 4 पाई r² होता है। तो क्यू इन का मतलब क्या होता है? वो वाला चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस ये डैश वाली, इसके अंदर एक ही चार्ज तो है, तो लिख दिया वही क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। निकालने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 4 पाई को नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्यू बाय आर स्क्वायर में। बच्चा बच्चा जानता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सब के होता है। तो क्या है, यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर। Hence, proved that electric field due to a point charge q at a distance r is kq by r square। ये हर बच्चे को पहले से फॉर्मूला पता था, मैं बस आपको कैसे गॉस लॉ को यूज करते हैं वो समझा रहा था। प्लस खासकर बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि आपको प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज kq by r square यूजिंग गॉस लॉ। मैंने आपको बस यहाँ गॉस लॉ कैसे लगाया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका एक तरीका बताया। अब जल्दी से बता दो हर बच्चे को ये समझ में आया कि नहीं आया, गॉस लॉ हम यूज कैसे करते हैं। आगे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना, पर गॉस लॉ कैसे लगाया जाता है, कैसे सरफेस बनाई जाती है, कौन सी सरफेस बनाई जाती है, क्या सोच के बनाया जाता है, और उसको कैसे यूज किया जाता है, फॉर्मूले को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बता दो, मुझे तुम्हारा रिप्लाई तो चाहिए, चाहे मुझे सबका रिप्लाई चाहिए यहाँ पे। जब तक सबका रिप्लाई नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे चीज़ें अच्छी ही होंगी। बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तुम देखो कितना एक लाइन में तो आंसर आ रहे हैं, अब देखना इसके बाद कितने एक लाइन में आंसर आएंगे। चलो, आई होप के यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को फॉर्मूले याद हो। बस मैं आपसे पूछ लेता हूँ, किसी को फॉर्मूला याद है तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ, मान लो ये मैं सबसे पहले करवा चुका हूँ, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद हो? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था याद करना है फॉर्मूला, मैंने आपको पूरी लिस्ट भी बताई थी फॉर्मूला की। किसी को याद है इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर। कैसे घोड़े दौड़ रहे हैं सर, डेंसिटी, अच्छा वो टाइपिंग हो रही है, डेंसिटी जो हमें याद नहीं होगा, मुझे पता है किसी को याद नहीं होगा। जी का आंसर आया 2 k λ/d। बिल्कुल सही है निकुल, शाबाश। और निकुल जी, सब हर बच्चा आपका सीक्रेट आप जान चुका है कि आप आंसर कैसे कर पाते हैं। मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इनफाइनाइट वायर है इस तरह से, ठीक है। उसका डी डिस्टेंस पे जाकर मैंने आपको इसका पूरा प्रूफ करवाया था उस टाइम पे, इंडक्शन यूज करके। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या निकल के आया था, वो ऐसे निकल के आया था ना, क्या निकल के आया था वो 2 k λ/d। ऐसे मैंने सेमी सेमी इनफाइनाइट कराया था आपको निखिल। ऐसे मैंने सेमी इनफाइनाइट कराया था आपको इस तरह से। उसमें क्या हो जाता है कि एक आता है ऐसे, एक आता है ऐसे, ये होता है k λ/d,
ये था सेमी इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट का निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, अभी याद हुआ नहीं, कोई बात नहीं, अभी याद आया नहीं आया कोई बात नहीं, पर देख के थोड़ा बहुत तो फील आ रही है ना, यहाँ से ऐसा कुछ पढ़ा देता। ये होता है इनफाइनाइट वायर। ठीक है, चलो, ऐसे याद होना चाहिए। तो मैंने बोला कि इनफाइनाइट वायर बनाते हैं, इनफाइनाइट वायर बनाते हैं, और इनफाइनाइट वायर इस तरह से है। ठीक है, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। अब इसमें मुझे सिमेट्री बनानी है, तो मैंने क्या, इसमें मुझे गॉसियन सरफेस बनानी है। मैंने क्या कहा, गॉसियन सरफेस आपको तीन तरह से, या तो स्फेयर लेना है आपको, या फिर आपको क्यूब लेना है, या आपको सिलेंडर लेना है। ठीक है, तो मतलब अब मैं ना डायरेक्ट एकदम स्फेयर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे स्फेयर? तो देखो, वायर ऐसे स्फेयर ले लूंगा तो बड़ा डिस्टेंस अजीब हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस आर, यहाँ डिस्टेंस आर, पर यहाँ तो ये वायर के ऊपर ही आ गया, तो यहाँ तो डिस्टेंस जीरो हो गया वायर का। ठीक है, तो स्फेयर नहीं लेंगे। क्यूब भी नहीं लेंगे, क्यूब तो क्यों नहीं लेंगे, तो क्यूब इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है क्यूब भी, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस अलग होगी। बेस्ट डिस्टेंस आएगा आपका एक, हम क्या लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, सिलेंडर लेते हैं सिलेंडर, क्योंकि वायर सिलेंडर भी एक वायर की तरह ही काम करता है। और सिलेंडर भी कैसे मान लोगे आप, इनफाइनाइट मान लोगे, या मन नहीं मानना, इनफाइनाइट मन मानो। तो आपने क्या किया, आपने जानबूझ के एक एच लेंथ का और एच हाइट का और सॉरी डी रेडियस का एक सिलेंडर मान लिया, और उसको हमने मान लिया कि आपका गॉसियन सरफेस है। ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर पूरा चार्ज रखा हुआ है। अब सुनो आगे, वापस आता हूँ गॉस लॉ पर। गॉस लॉ क्या बोलता है आपको? तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देखो। तो गॉस लॉ है आपका एप्सिलॉन, सो ई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि एक ही वायर है और कोई उल्टी सीधी वायर नहीं है, तो आप सिंपल इसको ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप सारी बात समझना। ये तो मुझे निकालना, ठीक है। एस क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी है आपकी, सब गॉसियन सरफेस है सिलेंडर पर। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है सर, वो होता है आपका 2 इंटू पाई आर एच होता है ना। तो ये डिस्टेंस है डी, यहाँ पे डायमीटर जो रेडियस है वो डी के बराबर है, 2 पाई डी एच हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन का मतलब होता है, सुनना, क्यू इन का मतलब होता है वो चार्ज, क्यू इन का मतलब होता है वो चार्ज जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस कहाँ पे, ध्यान देना इन चीजों पे। वो चार्ज जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस तो ये पूरा सिलेंडर है, तो इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना चार्ज है, वो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज माना जाएगा, या क्यू इन माना जाएगा। अच्छा, मुझे अगर इस क्यू इन को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो, मुझे लैम्डा दे रखा है, मैं जानता हूँ लैम्डा क्या होता है, आपका चार्ज अपॉन लेंथ होता है। लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। हाँ सर, बात तो सही बोल दी आपने। तो चार्ज क्या आ जाएगा, वहां से चार्ज आ जाएगा सर, लैम्डा इंटू लेंथ आ जाएगा। हाँ सर, बात तो आपने सही बोल दी। तो मुझे इस अंदर वाले का चार्ज निकालना है, तो इस अंदर वाले चार्ज को मैं क्यू इन बोल देता हूँ। क्यू इन क्या हो जाएगा सर, क्यू इन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अंदर वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो होगी एच के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा एच हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्यू इन की जगह पे क्या रख पाऊंगा, मैं यहाँ पे क्यू इन की जगह पे रख पाऊंगा आपका लेमडा इंटू एच रख पाऊंगा, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है और इनफाइनाइट वायर में एच का नाम नहीं आना चाहिए। देखना, एच अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है, एच अपने आप कटेगा, इस एच से इस एच को उड़ा देंगे। ई क्या निकल के आएगा, ई निकल के आएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय डी निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं जानबूझ के एक चीज क्या करता हूँ एक्स्ट्रा, जानबूझ के सर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? अगर 2 मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा, और ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो जिसकी वैल्यू क्या होती है, के होती है। तो फाइनली ई क्या निकल के आएगा आपका, फाइनली ई निकल के आएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन यानी के इंटू लैम्डा बाय। क्या यही आंसर निकल के आ रहा है कि मैंने पहले बताया था आपको, 2 के लैम्डा बाय 2। क्या सेमी इनफाइनाइट वायर निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन हम निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल क्यों नहीं, क्योंकि वो नीचे जा ही नहीं था, नीचे जाता तो हम निकालते। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई प्रूव करके बताओ यूजिंग गॉस लॉ। अब बात ये है कि सर क्या नीट में कैसे क्या काम हुआ इसका, नीट में आईआईटी में? तो देखो, नीट आईआईटी में इस तरह से काम हुआ कि गलती से, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट वायर का, और किसी को याद नहीं था। मैंने आपसे क्या पूछा, अभी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला पूछा, किसी को याद नहीं था। अगर याद नहीं है तो क्या इस तरीके से निकाला जा सकता है ना एग्जाम में बैठ के? कितना टाइम लगेगा, मैंने कितनी टाइम लिखी है?
देखो ये लाइन और ये लाइन और तीसरी में तो आंसर था ना, 3 लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया। तो अगर तुम्हें याद भी नहीं है फॉर्मूला इसका इनफाइनाइट वायर का, तो तुम 2 से 3 लाइन में मतलब 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड एटमोस्ट में तुम इसका आंसर निकाल के अपने पास रख सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है याद करने वाला। फॉर्मूला फॉर्मूला तो खैर याद करना ही चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन बोर्ड में खासकर ये सवाल पूछे जाते हैं प्रूव करके, यदि प्रूव करोगे ऐसे करके। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी हर बच्चे को यहाँ भी बैठा हुआ है उसको समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन का लेवल क्या किया, तो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो नेक्स्ट है वो है एक आपका थिक सिलेंड्रिकल वायर, थिक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, थिक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर तो आपका क्या करता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 डेंसिटी क्या लेंगे। वो तो मोटा होता है ना, सॉलिड होता है। सॉलिड में आप क्या लेते हो, वो 3 तरह की डेंसिटी होती है ना, एक होती है आपकी लेमडा, एक होती है सिग्मा और एक होती है आपकी रो। यहाँ पे आप रो लोगे, जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है वो अंदर से भरा हुआ होता है। अब बच्चा बच्चा जानते हैं कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो होता है आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान देना। सॉलिड इनफाइनाइट है ये भी, इनफाइनाइट आपका सिमेट्रिक होता है क्वेश्चन। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आपके सामने एक वायर बनाऊंगा मोटा सा। हाँ क्या, और इसको मैंने इनफाइनाइट तक खींच दिया इसके ऊपर, इनफाइनाइट तक जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और मैंने इसके बीचों बीच से एक लाइन बना दी, बस ऐसे सिमेट्री दिखाने के लिए क्वेश्चन, इनफाइनाइट वाला। अब इस केस में थोड़े से अच्छे सवाल बनते हैं। पहली बात तो ये याद रखना ये सॉलिड है। सॉलिड से मेरा कहने का क्या मतलब है, सॉलिड से मेरा कहने का सिंपल सा इतना मीनिंग है कि इसमें आपका माल भरा हुआ अंदर, पूरा भरा हुआ अंदर से, अंदर से भरा हुआ। तो आप यहाँ पर डेंसिटी 4 डेंसिटी लेके चलोगे तो पूरा। अब ये सवाल बहुत अच्छा बन जाता है, क्यों बन जाता है उसमें, इस सवाल में बनते हैं 2 सवाल, इस एक सवाल में बनते हैं 2 सवाल। क्या आपसे बोलता है, फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझना एक बात मैं बोलने वाला हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मान लो तुम्हें इस जो मोटे वायर का रेडियस तुम्हें दे रखा है आर, कैपिटल आर दे रखा है, तुम्हें इसकी लंबाई नहीं देगा क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, तुमसे बोलता है, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि मान लो इसकी आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मान लो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तुमसे बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर देखिए, बच्चा बच्चा समझ जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, 2 सेंटीमीटर तो यहाँ छोटा हो पड़ेगा ना, तो वो बोलेगा हाँ इसको निकालो। अब दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो, वो बाहर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इस आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लूंगा स्मॉल आर, और इस आर की वैल्यू मैं 7 ले लूंगा, तो ये कहाँ पड़ेगा, ये बाहर पड़ेगा। तो मुझे इन दोनों पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल सकता है। तो इन दोनों पार्ट को मुझे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में तुम देखोगे और सिलेंडर बनाओगे तो सिर्फ इतना वाला वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट का जब तुम, इस वाले पार्ट का जब तुम बनाओगे ऐसे गॉसियन सरफेस, तो उसमें सिर्फ ये पूरा का पूरा सिलेंडर आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। तो आपके पास में सवाल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। अच्छा कैसे बन जाता है, अब धीरे आप सब समझेंगे। चलो, पहला केस क्या बनेगा आपका, पहला केस है कि आपको निकालना है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस। सवाल इस तरह से होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, कोई डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम इट्स एक्सिस। ठीक है, और पहला पॉइंट इसमें होगा फर्स्ट कि आर इज लेस देन आर, आपका डिस्टेंस है एक्सिस से वो आपका छोटा होना चाहिए सिलेंडर के रेडियस से। तो सुनो, तो कैसे करेंगे सवाल समझना। मान लो आपने इस तरह से आपका मेन सिलेंडर था, इस तरह से आपका मेन सिलेंडर था इनफाइनाइट था। ठीक है, और लेकिन आपको क्या है, आपको किसी छोटे डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सर्फेस माननी पड़ेगी।
ये एक वायर की तरह काम कर रहा है, तो गॉसियन कैसे होगी? आप एक सिलेंडर बना लो, एक ऐसे इनफाइनाइट सिलेंडर बना दो यहाँ पे, ठीक, बना लिया सर सिलेंडर, ठीक है, और उसकी हाइट भी कर ले ली, एच ले ली, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सिलेंडर सॉलिड है, याद रखने की बात, ये सिलेंडर सॉलिड है, मतलब इसके पूरे के अंदर माल भरा पड़ा है, इसके पूरे के अंदर क्या है? माल भरा पड़ा है। तो ये जो मैंने बना दिया, ये कैसी हो गई मेरी? ये मेरी बन गई गॉसियन सरफेस। ध्यान देना बच्चों, कहीं भी गड़बड़ हो गई, कहीं भी तुमने मिस कर दिया कोई पॉइंट, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? गॉसियन सरफेस बना दी। चलो बहुत बढ़िया। मतलब जहां तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं वहां तक अपनी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस वहां तक बनाऊंगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्यों? गॉस लॉ किस काम आता है? गॉस लॉ काम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो वहां तक गॉसियन सरफेस बनाओ जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्मॉल आर पे बनानी है, तो आप स्मॉल आर पे निकाल पूरी गॉसियन सरफेस बना दी सिलेंडर। अब करते हैं अपना गॉस लॉ लेके आते हैं। गॉस लॉ के हिसाब से मैं सिंपल सी देता हूँ, ई इंटू, अब ई इंटू सरफेस एरिया आता है। सरफेस एरिया किसका लेते हो? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तो सिर्फ लाल वाली है, यानी लाल वाले का सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच होगा, तो स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा। चलिए, इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ सारा खेल है क्यू इन का, सारा खेल है क्यू इन निकालने, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुम बात करो क्यू इन की, तुम बात करोगे क्यू इन की, तो क्यू इन क्या होगा? क्यू इन होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो सिर्फ इतनी है, हाँ, तो मुझे सिर्फ इसके अंदर का चार्ज निकालना है जितना ही मोटा है। तो अब सुनो, ये है आपकी गॉसियन सरफेस, ठीक है, और ये पूरा इसके अंदर पूरा चार्ज भरा पड़ा है अंदर पूरे में, ठीक है। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो वो मैं कहाँ से निकालूंगा? वो मैं निकालूंगा इसकी हेल्प से, ठीक है, रो की हेल्प से। अब कैसे निकालूंगा सर? तो देखो, रो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम। तो क्यू इन क्या हो जाएगा? क्यू इन हो जाएगा रो इंटू गॉसियन सरफेस के अंदर वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर। अब यहाँ पे आर कौन सा लेना है? कैपिटल आर की स्मॉल आर? तो आप लोग स्मॉल आर, क्यों? गॉसियन सरफेस का लेना है ना, इंटू एच। जल्दी से बता दो बच्चों, जितने बच्चे बैठे, ये क्यू इन मैंने कैसे लिखा, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर क्यू इन समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। ये क्यू इन मैंने कैसे लिखा है, क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? जल्दी बोलकर, क्यू इन मैंने कैसे बनाया है, लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि क्यू इन का ही कंसेप्ट है सारा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ई इंटू 2 पाई आर एच लिख देता हूँ, इस इक्वल टू क्यू इन क्या हो जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय आप एप्सिलॉन नॉट। अब जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ से एच कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, एक और एक पाई से ये पाई कटेगा। तो फाइनली आपके पास में क्या निकल के आएगा यहाँ से? फाइनली जो ई निकल के आएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाय 2 आर, रो आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, ये निकल के आएगा। जो कितना इजी सा निकल के आए। भले कैलकुलेशन वैल्कुलेशन थोड़ा अजीब से दिखे, लेकिन फिर भी तुम एक बात ये तो सोच सकते हो ना, अगर तुम इसको इंटेंशन निकालने जाते, तुम्हारे प्राण निकल जाते, लेकिन तुम इसका आंसर ना निकाल पाते अगर तुम इंटेंशन निकालने की सोचते तो। अगर तुम इस सवाल को इंटेंशन निकालने की सोचते ना, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाते और तुमसे आंसर तब भी ना आता। लेकिन वहीं सोचो, गॉस लॉ में सिर्फ तुमने एक ये लाइन लिखी, और एक्चुअली में लाइन तो ये लिखी है उसने, एक ये लाइन लिखी और आंसर आ गया तुम्हारे दूसरे लाइन। मतलब सिर्फ एक से दो लाइन के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है। अब क्या करेगा? सवाल कैसे करेगा? आर की वैल्यू, देखो कैपिटल आर की वैल्यू दे देगा 5, स्मॉल आर की वैल्यू दे देगा 3, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू अपने आंसर निकाल देना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड पार्ट सुनो, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा सर? सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका, जब मेरे से बोल देगा आर इज ग्रेटर देन आर, सेकंड पार्ट में क्या बोल देगा आपसे? आर इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे सुनो, तो सर उस केस में देखो ऐसा हो जाएगा कि आपका ये था जो मेन सिलेंडर पर वायर था जिसमें पूरा माल भरा हुआ था, ठीक है सर। मुझे अब आर इज ग्रेटर देन आर पे निकालना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ तक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। मैंने बोला सर आर तक बनाने निकालनी है, तो आर इस बार बड़ा है, मेरी गॉसियन सरफेस क्या बनेगी? बाहर बनेगी। मेरी गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी? इस तरह से गॉसियन सरफेस बनेगी। गॉसियन सरफेस जनरली हम डॉट डॉट बनाते हैं। इस तरह से मेरी क्या बन जाएगी? इस तरह से मेरी गॉसियन सरफेस बन के तैयार हो जाएगी। ये बन गई मेरी, ये जो सिलेंडर बन के तैयार हुआ, ये मेरा होगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ठीक है, इसकी हाइट भी मैंने अपने तुमसे कह ली थी, जानबूझ के एच ले ली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं गॉस लॉ लगाता हूँ। गॉस लॉ को एक ही पॉइंट पे ध्यान देना। सर गॉस लॉ कैसे लिखते हैं? ई लिखते हैं, हाँ सर ई लिखते हैं, इंटू इंटू लिखते हैं किसका? सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो गॉसियन सरफेस का वो क्या है आपका? रेडियस हुआ आर, तो आप यहाँ पे स्मॉल आर ही लिखोगे,
कृपया करके बच्चों स्मॉल आर को देखिए, ये मत समझना कि स्मॉल आर का मतलब कैपिटल आर से बड़ा होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन। अब सवाल वापस आ गया क्यू इन पे, नोट के क्यू इन क्या होता है सर, क्यू इन होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब क्या बोलो सर, गॉसियन सरफेस तो ये पूरी की पूरी है, लेकिन चार्ज तो सिर्फ इतने पार्ट में ही है ना, चार्ज तो बच्चों सिर्फ इतने पार्ट में है, हाँ सर चार्ज तो सिर्फ इतने पार्ट में है, तो आप ये तो ना कि जबरदस्ती आप बाहर, इसके बाद तो कोई चार्ज नहीं, यानी इस पूरे सिलेंडर में जितना चार्ज है वही आपको क्या बन जाएगा, क्यू इन मिल जाएगा। कोई बोलेगा सर गॉसियन सरफेस तो बाहर तक जा रही है, ये तो गॉसियन सरफेस तो कहीं तक भी जा सकती है, तुम्हारी मर्जी है उसको कहीं तक भी ले जाओ, लेकिन जितना चार्ज है उसको ही तो लोगे। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये, जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो क्यू रखा था, Q1 और Q2 रखा था, ठीक है, और यहाँ पे Q3 रखा था, तो भाई Q1 चाहे यहाँ पे रखा होता, चाहे यहाँ रखा होता, चाहे यहाँ रखा होता, रखा तो उसके अंदर ना, तो चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे बड़ा चार्ज हो, जितना अंदर है उसको लेना है, चाहे वो अंदर कहीं पे भी रखा हो, ठीक है। तो हाँ सर, तो वो चार्ज का है इस पूरे फैला हुआ है, वो चार्ज सिर्फ कैपिटल आर डिस्टेंस पर फैला हुआ है। तो आपका क्यू इन क्या हो जाएगा एक बार बच्चों, क्यू इन हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा लेना है, ठीक है, वॉल्यूम लेना है गॉसियन का नहीं, जितने में चार्ज फैला हुआ, चार्ज तो सर इतने फैला हुआ है, इसका मतलब पाई यहाँ आ जाएगा कैपिटल स्क्वायर आर। सबसे बड़ा खेल है क्यू इन लिखने का, क्यू इन गलती हुई आप हो गया, छोड़ दो क्वेश्चन वहीं पे, हाँ ना हो पाएगा दूसरे, ठीक है, क्यू इन हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या है, ई इज इंटू टू पाई आर एच इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा तुम्हारा एक्सलन नॉट, क्या कटेगा, आर से आर कटेगा, तो सॉरी पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। ई की वैल्यू क्या निकल जाएगी तुम्हारी, रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, समझ में आई कि नहीं आई, बोल जाओ, समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं, ठीक है, हो गया सवाल, हो गया, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। तुमने एग्जाम में क्या बोला, कोई भी एक निकालने को बोलेगा तो कितना एक लाइन में आंसर आते हैं भाई, यहाँ से सेकंड भी आएगा, टू भी आएगा, तो सॉरी हाँ टू भी आएगा, मैंने ध्यान दिया, टू भी आएगा, थैंक यू, हाँ टू भी आएगा, ठीक। चलो अब इसमें एक चीज और कर लेते हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, पर सवाल नहीं पूछता अक्सर, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। इस पर कभी कभी ग्राफ बनवाता है आपसे, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे वापस से, कंडक्टर में ये सारी चीजें वापस आएंगी, कभी कभी ग्राफ बनवाता है आपसे। तो सुनो, या तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू आर हो जाएगी, ये क्या है किसके बीच में ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। तो जब तक आपका आर, स्मॉल आर आपका कैपिटल आर से छोटा है, इस वाले डिस्टेंस में क्या है, आर आपका छोटा है आर से, इस वाले में क्या है, आर आपका बड़ा है आर से, ये डायग्राम पर कभी कभी इसमें क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, नीट आई आई टी वालों को खासकर। तो जब स्मॉल आर है तो मैं इस वाले को लूंगा, राइट, इस वाले फॉर्मूले को लूंगा, जब आपका आर छोटा है कैपिटल आर से। तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सब तो कांस्टेंट है ना, सब तो क्या है कांस्टेंट है, हाँ सर ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो इसमें क्या यहाँ से देखिए साफ साफ बोलते हो कि ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगी, तो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी बनकर तैयार होगी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनकर तैयार हो जाएगी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद है आपका कि जब आर इज ग्रेटर देन आर, ये सारे सवाल हम वापस करेंगे, पर मैं नहीं करूँगा, मैंने अभी करवा दिया, ठीक है। तो सुनो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है सर, ये बाकी सारी चीज तो क्या है कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, 1/r। ये जो बच्चों कर्व बनता है ना, ये कर्व बनता है आपका इस तरह से, y इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये जो कर्व बनता है इसको ऐसे बोलते हैं xy इज इक्वल टू कांस्टेंट कर्व, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा एक बार साफ साफ बता देता हूँ कि अगर आपकी जो ऐसे x इज डायरेक्ट, y इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो यहाँ से मैं क्या होता हूँ, y इज इक्वल टू c अपॉन x, c क्या कांस्टेंट है, तो y इज, सॉरी यहाँ से x y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका बच्चों जो ग्राफ होता है वो कैसे दिखता है, वैसे दिखता है, ग्राफ दिखता है ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके, तो ग्राफ दिखता है इसका, पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कैसा था, ऐसा ग्राफ होता है इसका। लेकिन मुझे तो जब मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसमें मुझे पॉजिटिव पार्ट से मतलब है, मुझे क्या है सिर्फ पॉजिटिव पार्ट से मतलब है, मुझे सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से मतलब, नीचे वाले नेगेटिव तो होता नहीं कुछ यहाँ पे, आर नेगेटिव थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो
यहाँ से वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, आर इज ग्रेटर देन आर में, तब यहाँ पे आपका ये आ रहा है। तो ये भी आपका इस तरह से बन रहा है ना कि ई इंटू आर इज कॉन्स्टेंट टाइप से बन रहा है यहाँ पे कर्व। हाँ सर, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये क्या बन रहा है, ये आपका लाइन थी और ये क्या बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, वो कहाँ से बन रहा है, वो यहाँ से। तो यहाँ से कर्व ऐसा होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे हो रहा है आपका, जैसे यहाँ पे कर्व ऐसे जा रहा है ऐसे करके, वैसे ये कर्व यहाँ पे कर जाएगा। तो ये तरह का आपके सामने पेश होता है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ कर्व किस बना, तो सबको समझ में आ गया। बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई, पर कर्व समझ में आ गया वहाँ के ना। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नेक्स्ट करते हैं, चटाई की। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक सवाल, आप लोग करो, देखते हैं आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। hollow cylindrical infinite wire, hollow cylindrical infinite wire है, ठीक है, of radius कैपिटल R, ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो सवाल में मैं डायग्राम से मुझे देने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी देता हूँ आप खुशी के लिए। अरे हॉलो है, इस बार हॉलो का मतलब अंदर माल नहीं भरा इसमें। अंदर अगर माल नहीं भरा पड़ा था बड़ा, तो फिर ये वॉल्यूम नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा, ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, सिर्फ एरिया होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया, तो उसके हिसाब से आप चार्ज निकाल पाओगे। तो ये हॉलो है खाली अंदर, ये हुई एक्सिस स्ट्रेट बना दी, इसको हम स्ट्रेट लाइन से बना देते हैं कम दाग से। तो ये होगी इसकी तरह, इस तरह से एक्सिस। अब सुनो, इसका जो रेडियस आपको दे रखा है सवाल में, इसका अपना रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, ठीक है। सवाल फिर वही सेम टू सेम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल वही सेम टू सेम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिकॉर्डिंग वेरी। देखो इस सवाल को मैं एक बार वापस से डिस्कस कर लेता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सुनो। मैंने क्या बोला, इस सवाल बच्चे क्या गलती करते हैं, वापस सुन लो। इस सवाल बच्चे क्या गलती करते हैं, इस सवाल बच्चे गलती करते हैं, ये तो लिख देते हैं। ये क्या होता है, आपने क्या ले लिया, इसमें मुझे अंदर निकालना है, तो आर इज स्मॉल देन कैपिटल आर, ठीक है। कोशिश से बना दिया आपने, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक निकालनी है। इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, जो क्वेश्चन सरफेस पे लेके फिर क्या करना है, क्यू निकालना है। तो क्यू यहाँ पे तो सर हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में आपको चार्ज डेंसिटी ये रखी है, तो यहाँ चार्ज निकालोगे, चार्ज इंटू एरिया होगा, चार्ज निकालने का सिग्मा इंटू एरिया करोगे, तो क्या करोगे, सिग्मा गॉसियन सरफेस का एरिया करोगे, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या 2 पाई आर कर दोगे, रख दोगे, काटापिटी मचाओगे, इसे आंसर करोगे। लेकिन ये आंसर गलत होगा, और मेरी गारंटी ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जब जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, ये ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको, और आप गलत भी करके आओगे, ठीक है। अब गलती क्या है सर, गलती ये है कि बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पूरा हॉलो सिलेंडर है। अंदर हॉलो का मतलब क्या, अंदर खाली पड़ा है, खाली पड़ा है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन जीरो हो जाएगा। और क्यू इन अगर जीरो हुआ तो उसको जीरो रखेंगे, तो यहाँ से ई कैंसिल किया जाएगा, ई विल कम आउट टू बी जीरो, ई विल कम आउट टू बी जीरो। आई होप कि हर बच्चे को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि हॉलो के अंदर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक। सेकंड पार्ट देखते हैं। आप ये वाला पार्ट ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन किया ना, ये वाला जो पार्ट है हॉलो सिलेंडर का वाला, ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है। मैंने हार्ड क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, आसान क्वेश्चन आपसे करवा रहा था। तो देखो ये हो गया आपका इस तरह से सिलेंडर, जो आपको मेन सिलेंडर आपको दे रखा है सवाल में, ये आपका हो गया मेन सिलेंडर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या बोल रखा है आपका, आर ग्रेटर देन आर कैपिटल आर, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्वेश्चन सरफेस कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी करनी बाहर निकालनी, तो मैं यहाँ पे अपना इस तरह से क्वेश्चन सरफेस बना लूंगा, इस तरह से मैं अपनी क्वेश्चन सरफेस बना लूंगा। ये होगी मेरी क्वेश्चन सरफेस। अब बात करते हैं अपने गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या हो जाएगा आपका, देखो मैं बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ा रहा हूँ, वैसे गॉस लॉ खत्म हो चुका था अभी तक तुम्हारा, पर मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया, एरिया किसका लेना है हमेशा, गॉस लॉ का,
आपको तो गॉसियन सर्फेस का एरिया क्या है, कैपिटल स्मॉल आर की वजह से, तो ई इंटू 2 पाई आर है, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सर्फेस। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे आप क्या करते हो, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं क्यू इन की। तो क्यू इन कहाँ है सब, क्यू इन तो इस सिलेंडर पे है ना, सिलेंडर पे। अब तो जो सिलेंडर पे सिर्फ इतने पार्ट में मुझे एरिया लेना है, तो मुझे सिर्फ कैपिटल आर वाले पार्ट चुनना होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे रो नहीं लेना, मुझे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मुझे सिग्मा दे रखी है। तो सिग्मा क्या होता है, एरिया से मल्टीप्लाई करना होता है। एरिया किसका, जहां जहां चार्ज मौजूद है, चार्ज सिर्फ इतने पार्ट में मौजूद है, तो मतलब मुझे सिर्फ इसका सरफेस एरिया लेना है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, कैपिटल आर एच ही हो जाएगा। इसको उठा के मैं यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा हो तो मुझे कहीं भी हो वहीं पे रोक देना। टू इनकी जगह पे रखूंगा क्या, 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एच अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, स्मॉल, सॉरी स्मॉल आर कहाँ से आ गया यहाँ पे, सॉरी आर था ही, एच से एच कटा। तो ई का वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, इट विल कम आउट टू बी सिग्मा, सिग्मा आर अपॉन, सिग्मा आर अपॉन आर एप्सिलॉन, जल्दी से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो जो निकाला है जल्दी से बताओ समझ में आ गया कि नहीं। आंसर, आंसर सोनी जी, सोनी जी का आंसर सही तो आया था दूसरा वाला, तो सोनी जी ने एक गलती कर दी यहाँ पे, कैपिटल आर और स्मॉल आर नहीं लिखा, और आपने भी गलती कर दी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। निखिल जी का सेकंड ठीक है, और सोनी जी का पहला ठीक था, दोनों का एक ही गलत था, तो दोनों किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आप सोचते नहीं हो, अंदर चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, जहां तक चार्ज है वहां चार्ज दे दिया, ये है बस, सवाल में कुछ है नहीं ऐसा। अब मान लो इसका तुमसे ग्राफ पूछ लिया जाए, तो आप बना लेते हैं ग्राफ, सब ग्राफ बनाने में क्या। ठीक है, ये आपका ई है यहाँ पे, और ये आपका आर है। ठीक है, दो पार्ट में सवाल बनेगा, डायग्राम बनेगा। एक तो वो पार्ट जहाँ पे आपका आर क्या है, लेस देन आर है, एक वो पार्ट जहाँ पे आर क्या है आपका ग्रेटर देन। ठीक है, अब जब आपका आर लेस देन आर है, जब आपका आर लेस देन आर है, उस जगह से साफ साफ दिख रहा है, उस जगह पे इलेक्ट्रिक क्या हमेशा जीरो है। तो मतलब इतने पूरे पार्ट में, इतने पूरे पार्ट में क्या बनेगा आपका, जीरो बन जाएगा। इतने पूरे पार्ट में क्या बनेगा आपका, जीरो बन जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आओ लौट के, तो सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या ये फिर से तुम्हारा उत्तर तो नहीं बन रहा, ई इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ सर। क्या ये फिर से तुम्हारा रेक्टेंगल और हाइपरबोला नहीं बन रहा, हाँ सर तो हो ही रहा है। बना बना, यहाँ पे कहीं उछल उछलो अचानक, उछल के आप तो उछल के तो गिरेगा नीचे, इस तरह से बना दिया। कभी कभी पूछा था कि आर इज इक्वल टू आर पे क्या वैल्यू होगी, तो कुछ मत करो, इसमें इसमें आर रख दो, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू आर रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये भी सवाल पूछा गया, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन कहाँ की वैल्यू है, ये वैल्यू है जब आपका आर इज इक्वल टू आर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू की वैल्यू। ठीक है, आई होप कि हर बच्चे को ये डायग्राम भी समझ आया होगा। अच्छा एक बात तो याद है, ये वाला सवाल हमने इससे पहले किया था, ये वाला, ये जो डायग्राम तुम्हें देखो कुछ याद है, ऐसा डायग्राम कभी पढ़ा हो, अगर गलती से कभी कुछ पढ़ा हो, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, ग्रेविटेशन चैप्टर में जब तुम बनाते हो ना ये डायग्राम, तो जी वर्सेस हाइट का जो डायग्राम बनता है वो भी ऐसे ही बनता है, जी वर्सेस हाइट का जो डायग्राम बनता है वो भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, एच एच इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो होता है, मतलब आपका सरफेस, यहाँ पे जी की वैल्यू आपको 9.8 होती है। ठीक है, इसके क्या होता है, जब आप हाइट बढ़ाते हो तो आपका स्टार्टिंग में वो बढ़ता है, उसके बाद आपका क्या होता है, घटता है, ये सब पढ़ा होगा वैसे वहाँ पे, नहीं तो बाद में तो पढ़ेंगे ये पर। चलो ये भी हो गया। वैसे गॉस लॉ खत्म हो चुका है जितना था, लेकिन अब करते हैं अच्छे अच्छे सवाल। मतलब अगर अगले सवाल जो हम करने वाले हैं ये हार्ड नहीं है बिल्कुल, तब बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि तुम इंटीग्रेशन करने वाले हो, डिफरेंशिएशन करने वाले हो। तुमने एक बात पे ध्यान दिया, भले ही मैंने गॉस लॉ स्टार्ट किया इस तरह से, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन, दो चार बच्चों की प्राण प्राण वहीं सूख गए होंगे, आत्मा वहीं निकल गई होगी, ये सर इंटीग्रेशन आ गया, दो चार बच्चों ने। लेकिन अब तो तुम ध्यान दो, कहीं भी मैंने इंटीग्रेशन किया क्या, नहीं किया। अरे इंटीग्रेशन नहीं करना होता तो हम पहले करके आए हैं,
ठीक है। इंटीग्रेशन करना होता तो हम पहले करके आए हैं ना, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के बिना आंसर निकालने वाले हैं, इसीलिए हम इस गॉस लॉ को पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे जो सवाल आने बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारे सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। मतलब ये मान लो कि मैक्सिमम टीचर सवालों को कराते हैं, एक का टीचर छोड़ के देते हैं सवालों को, ठीक है, लेकिन वो सवाल स्टैंडर्ड है जो कि आपको आना ही चाहिए। अच्छे सवाल है, ये भी कोई दो राय नहीं है। तो सुनो, जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है इसमें पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स। अच्छा सवाल है, सुनिए पहले। तो मान लो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक हॉलो हेमिस्फीयर दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या देखा, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो हेमिस्फीयर एक ओपन सरफेस होती है, बात याद रखना। क्यों? क्योंकि हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, कटोरा, कटोरा या कटोरी। ठीक है। हॉलो सरफेस का मतलब क्या होता है, सॉरी, हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब कटोरा। कटोरी जो होती है ऊपर खुली हुई होती है ना, वहां से खुली होती है। तो हॉलो हेमिस्फीयर किसका एग्जाम्पल है, ओपन सरफेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओपन सरफेस का एग्जाम्पल है। अब इन्होंने क्या बोला कि मैंने इसके सेंटर पे, जो इसका सेंटर होता है ना यहाँ पे नीचे वाला सेंटर, इस पे मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू। इस पे मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फ्लक्स निकालना। आप सवाल फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स निकालने का जो ओपन सरफेस होती है उनमें फ्लक्स कैसे निकालते हो, मैं बता रहा हूँ सवाल को। जो ओपन सरफेस होती है उसमें फ्लक्स कैसे निकालते हो? सर, अभी जो हमने कल फ्लक्स वाली क्लास पढ़ी थी उसमें फ्लक्स निकालने के दो तरीके थे। ठीक है, एक ई इंटू एस करते हो, ठीक है, उससे निकालते हो। तो अब करते हैं, पर दिक्कत क्या हो रही है सवाल में, दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, देखो, वो करते हो क्या करते हो, भैया क्या बोलने वाला था मैं, ये भूल गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब आपको फ्लक्स निकालना है इस सवाल में, इसका रेडियस मान लो आपको आर दे रखा है, कैपिटल आर। तो इसमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे निकालते हैं? तो फ्लक्स हम ऐसे निकालते हैं कि इससे हम लाइन निकलती बनाते हैं। ऐसे लाइन जाएंगी, ऐसे लाइन जाएंगी, जितनी लाइन जाएंगी, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग को हम बोलते हैं फ्लक्स। लेकिन यहाँ से तो इनफाइनाइट लाइन निकलेंगी, यहाँ से क्यू चार से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं ना। तुम क्या इनफाइनाइट लिख के आ जाएगा आंसर? आंसर इनफाइनाइट तो नहीं होगा। अब बात दूसरा, आपको सही कैसे निकालने का, तो कुछ तो बताओ। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। तो क्या होता है, अब हम आते हैं गॉस लॉ पे, आते हैं गॉस लॉ पे। देखो, मैं इसको दो मेथड से करवा रहा हूँ। मेथड वन बिना गॉस लॉ के, मेथड वन बिना गॉस लॉ के, विदाउट गॉस लॉ। मजा मजा तो चीजों को तब पढ़ने का है ना जब आप दो तरीके से आंसर निकाल पाओ, विदाउट गॉस लॉ। इसका रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखा है। तो सुनो, तो फाई क्या होता है सर? फाई होता है आपका ई इंटू एस होता है। फाई क्या होता है? ई इंटू एस होता है। ठीक है। ई क्या हो जाता है आपका? के क्यू बाय, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सरफेस एरिया, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है सर? वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। हॉलो हेमिस्फीयर का या हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? वो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटूंगा, यहाँ पे आएगा के क्यू इंटू 2 पाई आ जाएगा, वहां से बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं के को क्या लिख सकता हूँ? के को लिख सकता हूँ सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, इंटू क्यू इंटू 2 पाई। ये 2 पाई हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा, जो कि सही है। मतलब जो कि ज्यादा लाइन नहीं ली, 3-4 लाइन में आंसर आ गया ना आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि इसका आंसर मैं आपको एक लाइन में देख बताऊंगा, तो ज्यादा मजा आएगा। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखो मेरे पास निकालने का मेरे पास एक और तरीका है, जिसको मैं निकालता हूँ आपका। इसको निकालने का तरीका मतलब इंडेक्स वाला तरीका है, लेकिन इंडेक्स वाला तरीका नहीं बताऊंगा। याद तो मैंने ये फॉर्मूला आपको यहाँ याद करवाने को बोला था, जब मैं वहाँ पे जब पढ़ा रहा था इस सारी चीज, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको याद भी करवाया था। तो यहाँ पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ये आपका आ गया विदाउट गॉस लॉ। लेकिन अगर मान लो इसी सवाल को मुझे गॉस लॉ से करना है, इसी सवाल को मुझे गॉस लॉ से करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सुनो, यूजिंग गॉस लॉ। तो एग्जाम में सवाल ऐसे भी हो जाते हैं, गॉस लॉ से निकालो, मतलब जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है गॉस लॉ से प्रूव कर दिया था। सुनो, पर दिक्कत हो रही गॉस लॉ से निकालने में, एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? तो गॉस लॉ की दिक्कत ये है कि गॉस लॉ जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने उस टाइम सबसे पहले एक लाइन लिखी थी, गॉस लॉ कहाँ लगाना है आपको? गॉस लॉ लगाना है आपको क्लोज्ड सरफेसेस पे। लेकिन सर, हॉलो हेमिस्फीयर तो एक तरफ से खुला होता है, तो ये तो क्लोज सरफेस तो नहीं है। तो अब तो क्या हम नहीं कर पाएंगे गॉस लॉ से? क्योंकि जब तक क्लोज सरफेस नहीं होगी बच्चों, तब तक आप गॉसियन सरफेस नहीं बना पाओगे। और जब तक गॉसियन सरफेस नहीं बना पाओगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बात तो आपकी सर सही है, तो क्या करें? तो जब भी इस तरह की आपके सामने दिक्कत हो, जब भी इस तरह की दिक्कत हो कि आपके पास गॉसियन सरफेस नहीं है, और आप फिर दिमाग लगाओ
क्या मैं गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ सवाल में जिससे कि मेरी कोई क्लोज सरफेस बन जाए, तो उसको मैं गॉसियन सरफेस मान लूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के एक इमेजिनरी हेमिस्फेयर और जोड़ देता हूँ उसमें, एक जानबूझ के इमेजिनरी हॉलो हेमिस्फेयर उसमें जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो सवाल ऐसा है ना कि भाई जितनी लाइन आपकी यहाँ से ऐसे इससे पास करेंगी, ये लाइन आपकी उतनी लाइन तो नीचे से ही पास करेंगी। हाँ सर, अगर मैंने टोटल टोटल स्फेयर का फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स का मतलब टोटल लाइंस पासिंग, अगर मैंने टोटल फ्लक्स निकाल लिया आपका पूरे स्फेयर का, अगर मैं उसको आधा कर दूंगा तो क्या मेरा हेमिस्फेयर का आ जाएगा। हाँ सर, बात तो आपने सही बोल दी। तो मैंने इसलिए जानबूझ के क्या किया, जानबूझ के इसका आपने एक हेमिस्फेयर जोड़ दिया। अब उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि मैं सर क्योंकि जोड़ देता हूँ, अब मुझे क्या मिल गई, मुझे अब मिल गई एक क्लोज सरफेस, और इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ अपनी, इस पूरे को मैं अपनी क्वेश्चन सरफेस मान लेता हूँ, क्योंकि अब तो क्लोज सरफेस मिल गई ना। ये जो रेड वाला पार्ट है मैंने जानबूझ के बनाया है आधा, ठीक है, और इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ अपना क्वेश्चन सरफेस। ठीक है, बना दी सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। रेडियस अभी भी कैपिटल आ रही है। अब क्वेश्चन सर्विस चार्ज एक ही है, तो मैं सिंपल ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है मेरा गॉस लॉ। आप समझ, ई लिख दिया। अच्छा सॉरी, मैं ई क्यों निकालता हूँ, आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर सिंगल चार्ज रखा हो तो मैं उसी को अपना फाई भी बोल सकता हूँ। अगर मेरे पास सिंगल चार्ज हो तो मैं इसी चीज को अपना फाई भी बोल सकता हूँ। हाँ सर, बोल सकते हो। तो अगर मुझे फाई निकालना होगा इस केस में तो क्या निकल के आएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे मैं एक्स्ट्रा स्टेप ही लिख रहा हूँ। अब क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, अरे पूरे क्यू इन क्या होता है, क्यू इन इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अगर चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस होता है तो ये रहना, एक ही चार्ज तो रखा है, तो अब जब चार्ज ही एक ही तो क्यू इन आएगा क्यू आउट आएगा, ये हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन ये किसका है, ये पूरे स्फेयर का निकल के आया। ये किसका निकल के आया, स्फेयर का निकल के आया। मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है हेमिस्फेयर का। मुझे किसका निकालना है, हेमिस्फेयर का। तो इस सवाल में मुझे पूछा गया अगर हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा सर, स्फेयर का जितना है उसका आधा कर दो। इतना तो बच्चों को लॉजिक लॉजिक कैसे आया, जितना ऊपर से गुजर रहा होगा उतना नीचे से गुजरेगा, तो आधा कर देंगे। स्फेयर का कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन, तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, इसका आधा है ना, तो आंसर देखो यहाँ बगल में, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। देखो मैंने जानबूझ के स्टेप लिखी है बस, वरना तुम तो बस सवाल देखोगे ना, अच्छा सर ये रहा स्फीयर, और स्फीयर के अंदर क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, स्फीयर का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आधा, यानी आंसर क्यू बाय। पेन उठाना यहाँ वो हो जाएगा कि भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल दो। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से किया जाएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है क्या आएगा, दोनों तरीके से देखो, किसी भी तरीके से निकाल लो। पर मैं दोनों तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको, मान लो कभी फंस गए तो आपके पास दोनों तरीके आने चाहिए। मैं ज्यादा बेटर किसको मानूंगा, मैं ज्यादा बेटर इसको मानूंगा। क्यों, गॉस लॉ से जब गॉस लॉ पढ़ रहे हैं पहली बात तो, और आंसर एक चुटकी में आंसर है, मतलब तुम जितने दिन चुटकी बजाओगे उतने दिन में तुम आंसर लिख के आ जाओगे। ठीक है, बस तुम्हें गोला भरने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम है इस क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सुनो, अब मैंने क्या किया, आपको फिर से हेमिस्फीयर लिया, लेकिन पिछला हेमिस्फीयर कैसा था आपका, हॉलो था। ये हेमिस्फीयर मैंने ले लिया आपका इस बार सॉलिड हेमिस्फीयर। कैसा हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब है कि मैंने एक बॉल ली, रबर की बॉल, टेनिस की बॉल नहीं, इसमें हवा होती है, रबर की बॉल इसमें हवा नहीं होती। ठीक है, उसको आधा काट दिया, तो वो तो हर जगह से भरा होगा ना, पूरी भरी होती है, सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर भरा होगा। अब इसमें आपका पूछा गया है आपसे, इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए इस केस में आपका क्या होगा, फाई। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फिर से फ्लक्स ही निकालना है। तो चार्ज कहाँ रखा है पहले बताता हूँ। चार्ज रखने के दो तरीके होंगे, चार्ज रखने के दो तरीके होंगे। बोलेगा कि इफ चार्ज q is just outside the center, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट, इफ चार्ज is just inside the center, जस्ट इनसाइड सेंटर। मैं दोनों मेथड से करूंगा, मेथड वन जो हमने कल फ्लक्स वाला तरीके पढ़े हैं उनसे, और मेथड टू जो हम गॉस लॉ से पढ़ रहे हैं, दोनों से करूंगा। दोनों से आंसर छोटे आते हैं, पर आज वाले आंसर और ज्यादा छोटा कर देते हैं कुछ चीजों को। देखो
तो सवाल क्या है कि भाई सवाल इस तरह से कि आपका सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर कैसी कैसी बॉडी होती है? सॉलिड हेमिस्फेयर मेरी एक तरह की सॉलिड या फिर मेरी एक तरह से क्या होती है, आपकी क्लोज सरफेस होती है। और क्लोज सरफेस में फ्लक्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था क्या? क्लोज सरफेस का तरीका क्या बताया था मैंने? इस बार क्या आपका जस्ट बाहर रखा है, क्यों क्यों जस्ट बाहर रखा है, ठीक है। और ये आपका है तो मेथड फर्स्ट क्या बोलता है? तो मेथड फर्स्ट ये बोलता है आपका फ्लक्स क्या होता है क्लोज सरफेसेस में, वो होता है आपका लाइंस आउट माइनस लाइंस इन। ये तो क्या कलम ने किया भी है इस चीजें, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन निकालती हुई बनाऊंगा तो जो लाइन घुस रही है वो लाइन निकलेगी भी यहाँ से, ठीक है। जो लाइन घुस रही है वो लाइन निकलेगी भी, जो लाइन घुस रही है वो लाइन निकलेगी भी, जो लाइन घुस रही है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं इससे भी छोटा कर दूँ तो इससे छोटा कैसे करोगे? तो बस वही है, आपको सवाल देखना तो पड़ेगा कम से कम, बिना देखे तो ना कुछ कर पाओगे। देखो सवाल और छोटा कैसे हो सकता है, तो ये भी देखिए, एरो हटा रहा हूँ, एरो अपने नोट्स में बना लेना, पर मेथड 1 में अलग डायग्राम, मेथड 2 में अलग डायग्राम बनाना, ठीक है। जीरो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 बोलता है सर देखो, मेथड 2 के हिसाब से, मेथड 2 के हिसाब से हम यूज करते हैं, ये पहला वाला मेथड क्या था, विदाउट विदाउट गॉस लॉ, दूसरा वाला मेथड है गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। गॉस लॉ क्या बोलता है सर, इस तरह सिंपल समझो सर, ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, स्टेप लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। सर क्या मैं इस बार मुझे इस बार कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस बार, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज्ड है और इसी को हम पूरा गॉस सरफेस मान लेंगे, ये पूरी गॉस सरफेस हो गई। सर जो गॉस सरफेस मान ली, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज रखा है क्या? जो चार्ज रखा हो तो बाहर रखा है ना, अंदर कोई चार्ज रखा है नहीं सर। तो क्यू इन की वैल्यू क्या होगी सर? क्यू इन की वैल्यू 0, आंसर 0 खत्म, ठीक है। क्योंकि ये यही क्या होता है, ई इंटू एच तो क्या होता है, फाइव होता है ना। अरे ई इंटू एच ही तो फाइव होता है, फाइव इज इक्वल टू ई इंटू एच, मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लिखा है। फाइव क्या होता है, क्यू इन क्यू 0, आंसर 0 खत्म। कोई पेन नहीं उठाना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि इस बार आपका चार्ज क्या है, इस बार चार्ज आपका अंदर रखा है, इस बार चार्ज क्या है आपका अंदर रखा है। चलो बहुत बढ़िया, अंदर रखा है, ठीक है। अब चार्ज जस्ट अंदर रखा है, इस बार होगी प्रॉब्लम। इस बार आप मेथड 1 से नहीं कर तो सकते हो, पर वो ज्यादा अच्छा मेथड नहीं होगा, इसलिए मैं जानबूझ के मेथड 1 मेथड 2 दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मेथड 1 क्या हो जाएगा? तो मेथड 1 हो जाएगा आपका लाइंस गोइंग आउट लाइंस गोइंग इन, लाइंस आउट माइनस लाइंस इन। दिक्कत ये है कि लाइंस इन तो कोई है नहीं, तो ये 0 जाएगा, पर लाइंस आउट तो है ना, तो उसको एक्स मान लोगे, लेकिन एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? आ गया ना झोल, आ गया। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो इस बार आप इससे नहीं निकाल पा रहे हो, तो कौन बचा आपका सहारा देने के लिए? इसलिए मैं जानबूझ के आपको दोनों मेथड सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए, कि कभी फंस जाओ तो दूसरा मेथड भी आना चाहिए। मेथड 2 क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ एक सिंगल चार्ज है ना, सिंगल चार्ज में फाई क्या होता है, वही ई इंटू एस के बराबर होता है। इज इक्वल टू क्या आप उसको लिख सकते हो, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, देखो ये पूरी बॉडी है, क्लोज बॉडी, क्लोज सरफेस है ना, पूरी बॉडी है, क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है। इसके अंदर क्या चार्ज रखा है सर, क्यू चार्ज रखा है, और कुछ नहीं रखा ना। सिंपल आंसर क्यू बाय स्क्वायर, खत्म। ये आंसर है। आई नहीं बस यहाँ पे तुम x बोल दोगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होगी ये नहीं निकाल पा रहे। यहाँ वैल्यू क्या होगी ये तुम नहीं निकाल सकते। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ, सुपर फास्ट पूछ ले तुम्हारी वाला समझ में आया कि नहीं आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एक्सटेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन, पर यार मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। देखो तुम्हें समझाऊंगा तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ना यार, ठीक है। पर बात है, तुम जब इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो मैं पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है अंदर क्यों है, हाँ अंदर क्यों है, बाहर क्या एप्सिलॉन है अंदर, मतलब बाहर कुछ नहीं है, क्यों बाय एप्सिलॉन। चलो एक सवाल और अच्छा कर लेते हैं, ये सवाल अच्छे अच्छे सवाल है। चलो हेमिस्फीयर पे सवाल आते हैं यार, क्योंकि हेमिस्फीयर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से इस बार आपका, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है फिर से आपका। और इस बार मैंने आपको दे दी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार मैंने आपको दे दी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अब सुनो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी मैंने आपको। अब मैं जान रहा हूँ, साथ साथ देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब क्लोज सरफेस है। सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, क्लोज सरफेस है। चलिए यहाँ पर भी मानते हैं,
क्लोज सरफेस में आपका निकालने का तरीका क्या होता है, लाइंस गोइंग आउट माइनस लाइंस गोइंग इन, ठीक है। तो ये आपका ये जो साइड है ये वाली क्या होगी आपकी, ये वाली होगी मान लो सरफेस एरिया 1 हो गई, 1 सरफेस है, और ये दूसरी सरफेस है, इससे निकल रही है बाहर, ठीक है। तो हर सरफेस का अपना फ्लक्स होता है, तो बोल रहा है कि इसका सरफेस 2 का जो फ्लक्स है वो φ2 है, सरफेस 2 से जो लाइन निकल रही है वो φ2 है, ठीक है, और सरफेस 1 से जो लाइन निकल रही है वो φ1 है। देखो इस डायग्राम मैंने आपको 5-6 लाइन बना के देखी, पर इसका मतलब नहीं 5-6 लाइन तो इनफाइनाइट होंगी, ठीक है, ये हो गया। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन इस तरह लिखोगे, बताइए ऑप्शन ए, ठीक है। ये सवाल है आपका, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। सवाल है आपका कि द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, ठीक है। हिंट हिंट मैं दे रहा हूँ, हिंट क्या होती है, फॉर, मैं हिंट नहीं दे रहा, तो पता ही है आपको, फॉर क्लोज सरफेसेस आपका जो फाइव होता है इट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1, मतलब बाहर जाने वाली लाइन माइनस, तो फाइव का मतलब होता है बाहर जाने वाली लाइन, और फाइव का मतलब होता है बाहर लाइंस क्रॉसिंग, तो φ2 माइनस φ1 मतलब लाइन गोइंग आउट माइनस लाइन गोइंग इन, तो ये आपकी हिंट है। ऐसे करेंगे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, मुझे तो बड़ा प्यार सवाल लगता है। अब सवाल है कि फाइव निकालना है, तो देखो फाइव होता क्या है, अगर हम फाइव की बात करें, फाइव होता क्या है, ठीक है सर, फाइव होता है आपका ई इंटू एस होता है, ठीक है, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है एक्चुअली में। देखो ये कॉस लॉ का सवाल नहीं है, ये फाइव ये आपको प्लस का सवाल है, ये सवाल कॉस लॉ का नहीं है, ये सवाल प्लस का सवाल है, ठीक है, ई इंटू एस कॉस। अब ठीक है, तो मुझे फाइव टू पूछा है ना सर, तो मैं क्या करूंगा, फाइव टू पूछा है तो मैं बस एस टू इंटू कॉस कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस टू क्या है सर, एस टू है ये वाला एरिया, एस टू ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया एस टू है, ठीक है सर। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से जा रही है। अब फंसेगा बच्चा, कैसे कि सर जा तो रही है, लेकिन मैं इस थीटा की वैल्यू क्या लूंगा यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ ये आती है मन में, सोनी जी, हाँ सोनी जी, जो नेट फाइव है ना वो जीरो है, मैं आपको फाइव टू पूछा हूँ ये। अब सबसे बड़ा गड़बड़ ये होती है, बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो फाइव टू निकालना है ना, और फाइव टू के लिए मुझे एस टू मतलब एरिया में मैं जानता हूँ टू पाई आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे पता है दे रखा है ई, ये मुझे पता है टू पाई आर स्क्वायर होगा, पर ये थीटा को क्या रखूंगा, क्यों, क्योंकि सर मैं जानता हूँ क्लोज सरफेस के लिए एरिया का वेक्टर क्या होता है आपका, आउटवर्ड नॉर्मल, इस जगह पे ऐसा होगा एरिया, इस जगह पे ऐसी डायरेक्शन होगी, इस जगह पे ऐसी डायरेक्शन होगी, इस जगह पे ऐसी, 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 तो क्या एरिया की डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है ना, हाँ सर एरिया की डायरेक्शन लगातार चेंज तो कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ फिर इनमें से कौन सा डायरेक्शन लूंगा एरिया वेक्टर की, क्यों लेनी है मुझे एरिया की वेक्टर डायरेक्शन, क्योंकि आपका जो थीटा होता है वो एस और ई के बीच का एंगल होता है ना। अब इनमें से कौन सी डायरेक्शन लूं मैं, और जब मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो मैं एंगल कौन सा लूंगा ई और एच के बीच का। हाँ सर डाउट तो बड़ा पक्का है, डाउट समझाया कि डाउट क्या है, पहले बात तो बच्चों को डाउट ही नहीं आता, डाउट तो पक्का है सर, हाँ सर ये तो डाउट तो है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक हमको थीटा नहीं पता तब तो आंसर नहीं निकाल सकते। अरे सर फिर क्या करें, थोड़ा थोड़ा कुछ जुगाड़ करते, कुछ कुछ निकाल के कोशिश तो करते हैं सवाल करने की, सुनो। तो मैंने कहा चलो जो उसने हिंट दे रखी ना उसको समझते हैं, हिंट में क्या बोल रखा है उसने, फाइव इज फाइव टू माइनस फाइव वन, उसने बोला फाइव टू को निकालना है, फाइव वन फाइव टू तो निकालना नहीं, इमेजिनरी से नहीं कर पाएंगे बेटा, इमेजिनरी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार हमें फाइव जो है ना वो एक सरफेस पे निकालना है, हमें टोटल फाइव नहीं निकालना आपका, तो सुनो, क्योंकि इस बार आपको आंसर ई के टर्म्स में निकालना है बेटा, जो फाइव बोल रहे हो ना तुम शुमाइला, जो इमेजिनरी करके उसमें तुम्हारा आंसर इस तरह से आता है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन इस तरह से आ रहा है, इस बार तुम्हें सिग्मा दिया ही नहीं गया, सवाल में एक सिग्मा दे रखा है कहीं पे, सिग्मा तो नहीं दे रखा, तो आपको उस तरह से निकालना ही नहीं है, आपको निकालना है किसके टर्म्स में, आपको निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो फाइव के दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ई इंटू एस कॉस थीटा करके, या दूसरा आप क्यू इन बाय एप्सिलॉन करके, दोनों तरीके निकाल सकते हो। इस तरीके से नहीं निकालेंगे क्योंकि आप क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है, और दूसरी बात आपको हाँ क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास थीटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं सर, इसने ये फाइव ये हिंट दे रखी है, तो उसका मतलब पहले हम कुछ इसको पुश करते हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आपकी फाइव वन निकालने की, ठीक है। फाइव वन क्या है सर, फाइव वन है इस वाला जो सर्फेस है ना, ये वाला सर्फेस, इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का क्या बोलते हैं वो है फ्लक्स है, इस वाले सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा सर,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका एरिया मैं 100% सर ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि इसकी तो आपकी फ्लैट है ना, तो इसका एरिया तो पक्का ऐसे ही बनेगा S1। एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो फाई वन क्या निकल के आ जाएगा, फाई वन निकल के आ जाएगा आपका E इंटू एस इंटू कॉस 180, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी फाई वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस E इंटू एस। और एस क्या है आपका सरफेस एरिया किसका, ये वाला, उसका रेडियस क्या है, आर है, सर्कल है ना ये हो जाएगा माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ना इस जगह पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, क्यों होगा थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना मोड लगाना है, मोड लगाना है तो मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो पाई वन क्या हो जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मैं इस सवाल की आगे बात करूँ, ठीक है, समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक बार समझ में आ गया तो कुछ लगेगा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब एक ये एक क्लोज्ड सरफेस है, जितनी लाइन्स घुस रही हैं क्या उतनी लाइन निकलेंगी, यहाँ से जितनी लाइन घुस रही है उतनी निकलेंगी, तो उसका नेट फाई क्या होगा सर, नेट फाई तो जीरो होना चाहिए। ये तो बात हर बच्चे को समझ में आती होगी यार, कि कितना नेट फाई क्या होगा सर, नेट फाई तो जीरो होना चाहिए, तो नेट फाई तो जीरो होगा, ठीक है। अब नेट फाई अगर जीरो होना चाहिए, तो और सवाल में क्या बोला, हिंट दे रखिए कि आप जानते हो फाई क्या होता है आपका, फाई टू माइनस फाई वन होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा सर, फाई टू माइनस फाई वन अगर जीरो हो गया, ठीक है, मोड लगा रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मोड लगाने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा, तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता कि फाई टू इज इक्वल टू फाई वन होना चाहिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये फाई बोल रखा है उसने, फाई टू माइनस फाई वन होता है, फाई जीरो है तो फाई टू माइनस फाई वन जीरो हो गया, तो यानी फाई टू किसके बराबर हो गया, फाई वन के बराबर। और फाई वन मैंने अभी अभी ऊपर निकाल के रखा तुम्हारा, और ये क्या निकल के आया तुम्हारा, तो ये फाई टू क्या, वो भी क्या हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, देखो कितने प्यार से उसने क्वेश्चन किया है। उसने बोला कि मैं भले ही इस क्वेश्चन को यहाँ से नहीं निकाल पा रहा हूँ, पर मैं कोई दूसरे तरीके से तो निकाल सकता हूँ ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप फाइव वन निकाल लो, क्योंकि नेट फाइव जीरो होता है, तो आपका फाइव टू भी फाइव वन के बराबर होगा, आंसर निकल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कि खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए ना, थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए तो आप कर पाओगे। आई होप कि हर बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा उस क्वेश्चन को, हिंट में दे दूंगा, लेकिन हिंट में दे दूंगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हिंट में दे दूंगा, इसकी एक क्यूब आपको दे रखा है इस तरीके से, एक क्यूब आपको दे रखा है इस तरीके से, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपको मतलब अच्छा क्वेश्चन है, किताबों में मिल जाता है, और अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ उसको, मतलब पर हार्ड नहीं। और मैंने इसका चार्ज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस कोने पे एक चार्ज रखा हुआ क्यों, मैंने बोला है मुझे इस वाली सरफेस से, जो मैंने शेडेड सरफेस रखी है, कोई भी एक बोल देगा, इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स होगा वो निकाल के मुझे बताना है। क्वेश्चन है इस तरह से, एक क्यूब है, इसकी एज क्या है, ए एज है, हर जगह ए क्या है। सवाल सवाल ये है कि मुझे यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इस क्यू से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी, कुछ लाइन यहाँ से भी निकलेंगी, तो बोल रहा है इस सवाल में आपको इस शेडेड एरिया से निकलने वाली लाइन, या फिर इस शेडेड एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो बता रहा है। ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं, मैं इसका सीधा आपको आंसर दे रहा हूँ, मैं सीधा आपको आंसर दे रहा हूँ, गॉस लॉ से ही कर पाओगे क्वेश्चन को। इसका आंसर निकल सकता है क्यू बाय 24 24 की घबरा के दूसरे बच्चे को। हिंट मैं दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है। हिंट क्या है आपके इस क्वेश्चन की, सुनो। ये तो पहली बात तो ये देखो सर, जो क्यू चार्ज रखा है, ये जो सरफेस है, ये ओपन, ये क्यू भले ही क्लोज सरफेस होता है, क्यू भले ही क्लोज सरफेस होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्यू पॉइंट रखा है ना, ये क्लोज सरफेस का पार्ट नहीं बनाने वाला, क्योंकि हमको सिर्फ इतने एरिया निकालना है, अभी इतने एरिया तो क्लोज तो नहीं है, तो क्लोज तो पूरा क्यू होता है, पर इतना एरिया तो क्यू सरफेस तो क्लोज नहीं है। हाँ सर, नहीं तो मैं क्या कहूँगा, मुझे इस तरह से अब इमेजिनरी बनाना पड़ेगा कुछ, मुझे इस तरह से इमेजिन, जैसे आपका ये वाला हेमिस्फेयर था ना, हेमिस्फेयर का चार्ज यहाँ पे रखा था, पर इमेजिनरी आपने बनाई थी क्यों, ताकि क्लोज हो जाए, ताकि क्यू जो है इसके अंदर आ जाए। तो वैसे मैं बोलूँगा मुझे इस क्यू को अंदर लेके आना है, इस क्यू को करना है, मुझे अंदर लेके आना है। अंदर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इमेजिनरी कुछ क्यूब बनाने पड़ेंगे। अब सुनो कैसे बनाएंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस, कि मान लीजिए आपका इस तरह से है एक क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे रखा है वो चार्ज, तो मैं इमेजिनरी क्यूब बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा सुनो।
मैं बस ये चाहता हूँ कि ये क्यूब अंदर अंदर घुस जाए, तो सेंटर पे आ जाए कहीं पे। तो मैं इस क्यूब के चारों ओर क्यूब बना दूंगा। एक क्यूब मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, एक क्यूब मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है, एक क्यूब मैं यहाँ बना देता हूँ। लेकिन अभी भी सेंटर पे अभी भी अंदर नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा अंदर? अरे अभी तो इस कोने पे फंसा हुआ है ना, कि आपने इसको इस तरफ से पूरा ढक दिया, एक तरफ से पूरा ढक दिया, पर दूसरी तरफ से ढकना है ना। हाँ, तो दूसरी तरफ से भी ऐसे कमरे बना दो, दूसरी तरफ से भी ऐसे कमरे बना दो, इस तरह से। दूसरी तरफ से ऐसे कमरे बना दिए। अब अभी भी खुला है, नीचे से खुला हुआ है, तो एक और नीचे कमरे बना दो। अब जो तुम्हारा ये चार्ज है ना, ये बिल्कुल फंस चुका है बीच में। अब जो तुम्हारा चार्ज है ना, बिल्कुल अंदर फंस चुका है, और पूरे क्यूब के अंदर, और पूरे क्यूब के बीच में रखा है। तो अब ये तुम्हारी क्या बन गई? क्लोज सर्फेस। लेकिन कैसी क्लोज सर्फेस बनी है? पहले क्या था, छोटा वाला क्यूब एक का था, तुमने एक और क्यूब हर जगह लगा दिया। तो अब जो नया क्यूब तुम्हारे सामने बन के तैयार हुआ है, न्यू बड़ा क्यूब तुम्हारे सामने जो बन के तैयार हुआ है, उसकी एज कितनी है अब? 2AS है। जैसे आपने जब हेमिस्फेयर बनाया था, तो आपने स्फेयर बना दिया, तो स्फेयर बड़ा बन गया था ना, तो वैसे ही आपका ये बन गया था। अब इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है? मुझे इस पार्ट से निकालना है, मुझे इस पार्ट से निकालना है आपके फ्लक्स, तो इतने पार्ट में। तो आप कैसे करोगे? गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है, कैसे करोगे? एक बार मैं छोटे से बस बोल रहा हूँ, सुन लो, निकाल पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं निकाल पाओ तो मैं मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोलूंगा कि सर टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि अंदर रखा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो वो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, क्योंकि अब पूरा क्लोज सरफेस है ना, पूरी क्लोज सरफेस को हम क्या मानेंगे? गॉसियन सरफेस मानेंगे, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब ये तो टोटल क्यूब से, और टोटल क्यूब की कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। हाँ, तो 6 साइड होती है। ठीक है, उन 6 साइड से आपका क्यूब एप्सिलॉन है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है? सर ये इस बड़े वाले क्यूब के एक फेस का एक चौथाई पार्ट है। ध्यान दो शब्दों पर। ये जो पार्ट है ये क्या है? सर ये जो पार्ट है वो इस बड़े वाले क्यूब के, इस बड़े वाले क्यूब के एक फेस का, 6 फेस टोटल होते हैं। तो ये कहाँ से आया? ये जो आपके पास निकल के आया, ये किससे आया? ये 6 फेसेस से आया। ठीक है, ये आपका क्या है? 6 फेसेस का एक चौथाई वाला पार्ट है। तो अगर 6 फेसेस से इतना है, मैं तो आंसर ही करता हूँ, आंसर ही कर देता हूँ। तो 6 फेसेस से इतना निकल के आता है, तो एक फेस से कितना आएगा? एक फेस से निकल के आएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। उस एक फेस का भी चौथाई वाले पार्ट है ना, ये देखो, इस फेस में 4 पार्ट बांटे, उसमें एक चौथाई पार्ट, तो मतलब इसका 1/4 पार्ट ऑफ फेस का, तो वो क्या हो जाएगा? तो उसको मैं 1/4 कर दूंगा, 1/4 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, आ गया तुम्हारा आंसर, Q/24 एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो, समझ में आया कि नहीं? दो, सच्ची बताओ ना। सिर्फ ये बनाने में थोड़ा सा मैं हिंट तो हटा ही दूंगा, पूरा क्वेश्चन बता दिया। सिर्फ ये डायग्राम है खतरनाक, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। समझ में आ गया हो तो बड़ा बताओ, तो मजा आ गया, नहीं आया तो बताओ, मैं वापस करूंगा। वैसे बताने वापस बताने की मुझे पता है किसी में हिम्मत नहीं सुनने की, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअल है, समझने में आने चाहिए मेरे ख्याल। समझ में आया सबको? तो डायग्राम बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू वेरी मच हिमालय जी। मैं तो बनाता ही अच्छा हूँ डायग्राम, बस मेरी राइटिंग भी अच्छी है, थैंक यू। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास हम इतना ही खत्म कर रहे हैं। हमारा जो गॉस लॉ है और फ्लक्स, जो दो टॉपिक हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो आज की क्लास इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर शुरू करेंगे हम, और कंडक्टर भी नेक्स्ट क्लास में मेरे हिसाब से कंडक्टर, ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड में था ना, अभी जितने भी क्वेश्चन बताए ना, ज्यादातर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे देखने पे। और शायद ये एनसीईआरटी में या फिर कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, पहले कभी ना कभी, और कहीं ना कहीं आया भी एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छी जगह क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, आईआईटी में तो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्टर शुरू करेंगे। कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप किसी ने मॉड्यूल लगाया होगा ना, तो उसमें कंडक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, कि हर जगह कंडक्टर 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 आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन तुम कर नहीं पा रहे होगे। ठीक है, वो कंडक्टर क्वेश्चन में आपको हम पढ़ेंगे। याद रखना, गॉस लॉ का भी बहुत यूज बाकी है। कंडक्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर के बाद आपका स्फेयर आएगा। ठीक है, 4 तरह के स्फेयर्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उन दोनों में आपका गॉस लॉ का बहुत अच्छा खासा यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और कुछ स्पेशल चीजें पढ़ेंगे, वोल्टेज मतलब उसको पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा, मुश्किल 15 मिनट का टॉपिक है, वो है आपका अर्थिंग। आखिरी का 15 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से अर्थिंग। ठीक है, तो ये हमको कंडक्टर
स्फीयर्स और अर्थिंग, ये टॉपिक आपको आगे जाके पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये सब तो फिर हम पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इस वीक तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या स्टार्ट होता है। आई होप सब बच्चों को क्लास समझ में आई होगी अच्छी सी, क्लास ओवर भी कर दो, ठीक है। आई होप सबको क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टाटा, गुड बाय, बाय बाय।